नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजावत मिशन ज्ञान के CET ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं मौद्रिक नीति के क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़े हुए किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। बड़े अच्छे प्रश्नों का संग्रह मैंने इसमें किया है। देखिए, पहला प्रश्न है, मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आपको पता है दोस्तों, मौद्रिक नीति जारी की जाती है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो मौद्रिक नीति जारी करने का काम है ये भारतीय रिजर्व बैंक का है। तो मौद्रिक नीति किसकी होती है? मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक की नीति होती है। और इसीलिए आपको ध्यान है कि RBI है, इसको भारत का मौद्रिक अधिकारी कहा जाता है। RBI को भारत का मौद्रिक अधिकारी कहा जाता है। बात आती है कि मौद्रिक नीति जारी क्यों की जाती है या मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तो मौद्रिक नीति जारी की जाती है और मौद्रिक नीति का सबसे प्रमुख उद्देश्य आप देखें तो सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है मूल्य में स्थिरता बनाए रखना। मूल्य में स्थिरता बनाए रखना, ये मौद्रिक नीति का बेटा उद्देश्य होता है। दो कंडीशन होती है, एक तो देखो होती है मुद्रास्फीति, एक होती है मुद्रा अवस्फीति। मुद्रास्फीति का दूसरा नाम होता है मुद्रा प्रसार और मुद्रा अवस्फीति का दूसरा नाम होता है मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन बेटा, ये दोनों स्थितियां हैं एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति है वो तो किसका कारण बनती है? महंगाई का। और मुद्रा अवस्फीति है ये बेरोजगारी का कारण बनती है। इसलिए इन दोनों के बीच में, मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन के बीच में क्या रहना चाहिए? संतुलन बना रहना चाहिए। और ये संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है? RBI करता है। और जिस नीति के माध्यम से करता है वो नीति कौन सी नीति कहलाती है? वो नीति मौद्रिक नीति कहलाती है। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ वो हुआ बी। प्रश्न संख्या 2, मौद्रिक नीति की समीक्षा प्रति 2 माह के अंतराल में किस समिति की रिपोर्ट पर की जाने लगी है? बेटा ध्यान रखना, जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति की समीक्षा मॉनेटरी जो पॉलिसी है, इस मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा पहले है वो की जाती थी 3 माह के अंतराल में। त्रैमासिक इसकी समीक्षा होती थी, हर 3 माह के अंतराल में इसकी समीक्षा की जाती थी। पर वर्तमान में आप देखें तो वर्तमान में इसकी ये समीक्षा है वो हर 2 माह के अंतराल में हो रही है, 2 माह में हो रही है। अब हमारे से प्रश्न ये पूछा गया कि ये 2 माह में किस समिति की सिफारिश पे होने लगी है? तो ये उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर ऐसा होने लगा। उर्जित पटेल, और कब से हो रहा है ये? 1 अप्रैल 2014 से हो रहा है। बेटा 2014 में उर्जित पटेल है वो RBI के उप गवर्नर थे और इनके नेतृत्व में समिति का गठन किया गया, जिसमें इस बात पे बल दिया गया कि साहब RBI को अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा है वो हर 2 माह के अंतराल में करनी चाहिए। तो उर्जित पटेल समिति की सिफारिश से मौद्रिक नीति की समीक्षा है वो हर 2 माह के अंतराल में की जाने लगी है। तो उत्तर होगा इसका उर्जित पटेल। उत्तर कौन सा हो गया? ए। तीसरा प्रश्न है, मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो साख का सृजन करना, साख का नियंत्रण करना, जनसंख्या का नियंत्रण करना, बैंकिंग सुधार करना। तो बेटा देखो, साख सृजन का काम है।
साख सृजन का काम है वो तो व्यापारिक बैंकों का होता है, ये तो व्यापारिक बैंकों का काम है। साख का नियंत्रण रखना ये किसका होता है? आरबीआई का काम है। जनसंख्या नियंत्रण है, इसके लिए जनसंख्या नीति घोषित होती है, जनसंख्या नीति घोषित होती है। और बैंकिंग सुधार के लिए आप देखें तो बैंकिंग सुधार के लिए तो लोकपाल योजना है, लोकपाल योजना जो 14 जून 1995 से प्रारंभ की गई है। हमारे से प्रश्न पूछा है कि मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो मौद्रिक नीति किसकी होती है? आपने पढ़ा मौद्रिक नीति आरबीआई की होती है। तो इसका मतलब मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या हो गया? मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य हो गया साख का नियंत्रण बनाए रखना, साख पर नियंत्रण बनाए रखना, मूल्य जो मूल्य में स्थिरता बनाए रखना, ये आपकी मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो बेटा यहाँ सही उत्तर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, निम्न में से साख नियंत्रण का गुणात्मक माप है। बेटा जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसमें मात्रात्मक उपाय भी होते हैं, गुणात्मक उपाय भी होते हैं। मात्रात्मक उपाय कितने हैं? 6 उपाय में आप देखें, क्योंकि इस टाइप के 3-4 प्रश्न इसमें आएंगे जो अभी अपन कर रहे हैं इनमें, तो एक ही बार यहाँ बता दूं बेटा। उपाय होते हैं, एक तो होते हैं मात्रात्मक, मात्रात्मक को परिमाणात्मक भी कहते हैं। एक होते हैं गुणात्मक, और गुणात्मक को चयनित उपाय भी कहते हैं। मात्रात्मक में 6 आते हैं, CRR, SLR, BR, RR, RRR, OMO, OMO, MSF भी इसी में आता है, MSF। ये तो सारे कौन से मात्रात्मक हैं। गुणात्मक में एक तो मार्जिन परिवर्तन, एक है साख की राशनिंग, साख की राशनिंग, एक है नैतिक दबाव, और एक है प्रत्यक्ष कार्यवाही, प्रत्यक्ष कार्यवाही। अब बेटा जी प्रश्न हमारे से पूछा है कि निम्न में से साख नियंत्रण का गुणात्मक माप है। तो साख की राशनिंग है, ये भी देखिए ये रहा गुणात्मक है। प्रत्यक्ष कार्रवाई ये भी गुणात्मक है। मार्जिन परिवर्तन, ये रहा मार्जिन परिवर्तन, तो ये भी मात्रात्मक हैं। इसका मतलब यहाँ उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 आप देखिए, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। देखिएगा, वह दर जिस पे आरबीआई दे रहा है, किसको? कमर्शियल बैंकों को। वो दर जिस पे आरबीआई दे रहा है, किसको दे रहा है? आरबीआई दे रहा है कमर्शियल बैंकों को। और कौन सा दे रहा है? वो दर जिस पे आरबीआई दे रहा है कमर्शियल बैंकों को, कौन सा दे रहा है? तो उसमें लिखा है अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म, अल्पकालीन शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है। और जिस दर पे शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है उसको कहा जाता है बेटा आरआर, रेपो रेट। रेपो रेट इसका उत्तर होगा, क्योंकि वो दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है उसको रेपो रेट कहते हैं। और ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म जो लोन होता है वो कितने दिनों तक के लिए होता है? 90 दिन तक। 90 दिन तक के लिए जो ऋण उपलब्ध करवाया जाता है उसको शॉर्ट टर्म लोन कहा जाता है। तो यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा रेपो रेट, बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, यदि निवेश को बढ़ाना हो तो भारतीय रिजर्व बैंक को क्या निर्णय लेगा? यानी भारतीय रिजर्व बैंक को क्या निर्णय लेना चाहिए अगर वो निवेश को बढ़ाना चाहता है? तो बेटा अगर निवेश को प्रोत्साहित करना चाहते हो, निवेश प्रोत्साहन,
निवेश प्रोत्साहन, निवेश प्रोत्साहन का मतलब है तरलता को बढ़ाना, तरलता में क्या करना, वृद्धि करना। तो निवेश प्रोत्साहन कह दे या तरलता में वृद्धि कह दे तो इसके लिए आरबीआई को क्या करना चाहिए या क्या करता आरबीआई? सीआरआर कम करेगा, एसएलआर कम करेगा, बीआर कम करेगा, आरआर कम करेगा। और ध्यान रखना जब इन चारों को कम किया जाता है इस दौरान ओएमओ का क्रय किया जाता है, यानी आरबीआई प्रतिभूतियां बाजार से क्या खरीदेगा, खरीदेगा। अगर ऐसा करता है तो इस दौरान निवेश को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि बेटा अगर ऐसा किया जाता है तो इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दर कम होती है। ब्याज की दर क्या होती है, कम होती है। और ब्याज की दर कम होती है तो चाहे व्यक्ति हो चाहे व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, उनमें ऋण लेने की प्रवृत्ति है वो क्या करेगी, बढ़ेगी, जिससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। बाजार में मुद्रा की तरलता उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। तो देखते हैं अपन, बेटा प्रश्न है कि निवेश को प्रोत्साहन करना है तो नकद कोषानुपात को कम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, नकद कोषानुपात जिसको सीआरआर कहते हैं, तो बिल्कुल सही कह रहा है। नकद कोषानुपात सीआरआर इसको कम कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। बैंक दर में कमी, बीआर में भी क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। तरल वैधानिक कोषानुपात एसएलआर को भी कम कर रहे हैं। तो उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही उत्तर है इसका, वो है डी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7। निम्न में से आर्थिक मंदी के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को निर्णय लेना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है कि मार्केट में आर्थिक मंदी आई हुई है। अब आर्थिक मंदी है, इसके प्रभाव को कम करना है तो इसका प्रभाव कब होगा, जब तरलता बढ़ेगी। जब मुद्रा की तरलता बढ़ेगी तो आर्थिक मंदी कम होगी। और बेटा जब तरलता को बढ़ाना है तो अभी भी मैंने बताया था, सीआरआर को कम करो, एसएलआर को कम करो, बीआर को कम करो, आरआर को कम करो और ओएमओ का क्या करो, क्रय करो। ऐसा करोगे तब जाकर के मार्केट में तरलता बढ़ेगी, निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तो आर्थिक मंदी है उसका प्रभाव स्वतः ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखते हैं, देखिए बैंक दर में वृद्धि, तो ये तो गलत बात है। रेपो रेट में वृद्धि, ये भी गलत बात है। नकद कोषानुपात में कमी, बिल्कुल सही बात है, इसको कम करो। प्रतिभूतियों का बाजार में विक्रय, विक्रय भी गलत है, विक्रय नहीं क्रय किया जाता है। तो यहाँ उत्तर कौन सा हो गया, उत्तर हो गया यहाँ सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8। निम्न में से साख नियंत्रण का मात्रात्मक माप नहीं है। अभी मैंने पिछले प्रश्न में मात्रात्मक गुणात्मक का चार्ट बनाया था, तो ये कह रहा कि मात्रात्मक नहीं है, तो रेपो रेट मात्रात्मक है, बैंक दर है ये भी मात्रात्मक है, रिवर्स रेपो रेट है ये भी मात्रात्मक है, और प्रत्यक्ष कार्रवाई मात्रात्मक नहीं होती है, प्रत्यक्ष कार्रवाई तो कैसी होती है, गुणात्मक होती है। तो उत्तर कौन सा आएगा इसमें, डी। उत्तर कौन सा आएगा, डी उत्तर इसमें आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ वो हुआ डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि मौद्रिक नीति के उद्देश्य होते हैं, यानी मौद्रिक नीति का क्या उद्देश्य है। कीमत में स्थिरता बनाए रखना बिल्कुल उद्देश्य है, पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना बिल्कुल उद्देश्य है, आर्थिक विकास को गति प्रदान करना बिल्कुल मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है। तो इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, डी। उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता को कम करने के लिए नकद कोषानुपात को बढ़ाया जाता है तो इस प्रकार की मौद्रिक नीति को किस नाम से जानते हैं। बेटा क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता को कम करने के लिए नकद कोषानुपात को बढ़ाया जा रहा है,
तो इस प्रकार की जो मौद्रिक नीति होती है उसको कौन सी कहा जाता है? तो बेटा जी ध्यान रखना, अगर CRR बढ़ा रहे हो, SLR बढ़ा रहे हो, BR बढ़ा रहे हो, RR बढ़ा रहे हो, OMO का विक्रय कर रहे हो, तब जाकर के बाजार में तरलता क्या होगी? कम होगी। तरलता कम होगी। और अगर तरलता को कम करने के लिए ये सब किया जा रहा है, CRR, SLR, BR, RR इनको बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार की मौद्रिक नीति को कहा जाता है बेटा महंगी मुद्रा नीति। महंगी मौद्रिक नीति बढ़ाते हैं तो महंगी मौद्रिक नीति कहते हैं, और अगर इन सबको घटाया जाता है तो उसको सस्ती मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। तो उत्तर आएगा बेटा महंगी मौद्रिक नीति। ध्यान रखना, बढ़ाते हैं तो महंगी मौद्रिक नीति होती है और इनको घटाया जाता है तो सस्ती मौद्रिक नीति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति का गुणात्मक माप नहीं है? गुणात्मक नहीं है तो साख की राशनिंग गुणात्मक है, साख की राशनिंग गुणात्मक है, मार्जिन परिवर्तन गुणात्मक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही ये भी गुणात्मक हैं, और खुले बाजार की क्रियाएं ये बेटा मात्रात्मक नहीं, ये गुणात्मक नहीं, ये कौन सा है? ये तो मात्रात्मक उपाय है। तो यह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। यहां इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12, व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग कोष के रूप में RBI के पास रखना पड़ता है। देखिए, कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, इनको अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग है वो RBI के पास रखना पड़ता है, और RBI के पास जो भाग रखा जाता है उसको कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो, तरल कोषानुपात। तो देखिए, व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग कोष के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखना, RBI के पास जो भाग रखा जाता है उसको CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो कहते हैं, नकद कोषानुपात कहते हैं। और ध्यान रखना, CRR की दर है वो बेटा 3 से लेकर के 15% तक हो सकती है। 3 से कितने परसेंट? 15। 3 से लेकर 15% के बीच में ये परिवर्तनशील होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आप लीजिएगा 13, व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग कोष के रूप में अपने पास रखना होता है। यानी कॉमर्शियल बैंक है, ये अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग है वो स्वयं के पास रखते हैं, स्वयं के पास रखते हैं। और स्वयं के पास जो कोष रखा जाता है उसको कहते हैं SLR, तरल वैधानिक तरल कोषानुपात। वैधानिक तरल कोषानुपात, तो बेटा बैंक अपने पास जो कोष रखते हैं उसको वैधानिक तरल कोषानुपात कहते हैं। और ध्यान रखना, SLR है, इसको शॉर्ट में अपन कहेंगे SLR। और SLR की दर है कम से कम कितनी हो सकती है? 0, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 40। तो SLR 0 से 40% तक हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय क्या कहलाता है? बेटा, भारतीय रिजर्व बैंक है, ये बाजार में प्रतिभूतियों का जो क्रय विक्रय करता है उसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, इसको कहा जाता है खुले बाजार की क्रियाएं, जिसको कहते हैं OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। हिंदी में कहेंगे खुले बाजार की क्रियाएं। बेटा, होता क्या है? बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना, इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। ये RBI के साख नियंत्रण का मात्रात्मक उपाय होता है। अगला प्रश्न आप देखें, प्रश्न संख्या 15, वह दर जिस पर RBI व्यापारिक बैंकों को व्यापारिक बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेता है। देखिए, यह RBI है और RBI ऋण ले रहा है किससे? कॉमर्शियल बैंकों से। कौन सा ऋण ले रहा है?
शॉर्ट टर्म ले रहा है, और जिस दर पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों से शॉर्ट टर्म ऋण लेता है, लोन लेता है, उसको कहा जाता है ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट। तो उत्तर आएगा ट्रिपल आर। हिंदी में इसको कहते हैं विपरीत रेपो रेट, या इसी को कह दो रिवर्स रेपो रेट के नाम से इसे जाना जाता है। तो उत्तर कौन सा हुआ इसका बेटा? सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। यदि भारतीय रिजर्व बैंक बैंक दर को बढ़ा देता है, या बैंक दर है, भारतीय रिजर्व बैंक दर को बढ़ा देता है, तो ब्याज दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर बेटा भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक दर को बढ़ा दिया, अब बैंक दर को बढ़ा दिया तो स्वाभाविक सी बात है ब्याज की दर क्या करेगी? बढ़ेगी। ब्याज की दर बढ़ेगी। तो देखिएगा, यदि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक दर को बढ़ा दिया तो ब्याज की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ब्याज की दर बढ़ जाती है, ब्याज की दर घट जाती है, ब्याज की दर स्थिर रहती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा अगर बैंक दर बढ़ रही है तो ब्याज की दर क्या करेगी? ब्याज की दर है वो बढ़ जाती है। तो उत्तर कौन सा आ गया इसमें? ए। नेक्स्ट है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में प्रतिभूतियां बेचता है तो इसका बैंकों के नकद कोष पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के इसने प्रतिभूतियां बेची है, और प्रतिभूतियां बेची है यानी बैंकों ने प्रतिभूतियां खरीदी है। बैंकों ने प्रतिभूतियां खरीदी है तो इसका मतलब सीधा सा हुआ कि बैंकों का जो नकद कोष है वो पहले की अपेक्षा क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि बैंकों ने आरबीआई की प्रतिभूतियों को क्रय कर लिया। तो देखिए, अगर रिजर्व बैंक बाजार में प्रतिभूतियां बेचता है तो नकद कोष पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो नकद कोष बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या करता है बेटा? घट जाता है। बैंकों का नकद कोष क्या करेगा? घट जाता है। प्रश्न संख्या 18 ये है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमांत स्थायी सुविधा कब से प्रारंभ की है? एमएसएफ की सुविधा कब से प्रारंभ की है? एमएसएफ क्या होता है? एमएसएफ वो दर होती है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को एक रात के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है, और ये रेट है हमेशा रेपो रेट से 1% क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ कब से प्रारंभ की है? तो 9 मई 2011 से ये सुविधा है वो प्रारंभ की गई है। एमएसएफ क्या होता है? एमएसएफ वो दर होती है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को बेटा एक दिन कह दो यानी 24 घंटे के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है, एक रात के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है, और इस पे जो ली जाने वाली ब्याज की दर होती है वो रेपो रेट की अपेक्षा 1% है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। फिर प्रश्न संख्या 19, सीमांत स्थायी सुविधा यानी एमएसएफ के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को कितने समय के लिए ऋण देता है? यानी एमएसएफ के अंतर्गत जो ऋण दिया जाता है वो कितने दिन के लिए होता है? 1 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए, 1 माह के लिए, 1 वर्ष के लिए। तो बेटा कितने दिन के लिए होता है? 1 दिन के लिए होता है। ध्यान रखना, एमएसएफ इसमें तो कितने दिन के लिए? 1 दिन। बेटा रेपो रेट में 90 दिन तक के लिए, और बीआर में 90 दिन से अधिक के लिए, 90 दिन से अधिक के लिए। ये तीनों रेट पता होनी चाहिए। एमएसएफ है, इसमें 1 दिन के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। रेपो रेट है, इसमें 90 दिन तक के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, और बैंक रेट है, इसमें 90 दिन से अधिक के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट आप देखिएगा, प्रश्न संख्या 20 है, निम्न में से मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। निम्न में से मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। मूल्य में स्थिरता बनाए रखना मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है। आर्थिक समानता की स्थापना करना मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है। आर्थिक विकास को गति प्रदान करना मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है। पर जनसंख्या नियंत्रण ये मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है, ये तो बेटा जनसंख्या नीति का उद्देश्य होता है। तो यहाँ प्रश्न उत्तर कौन सा हो जाएगा इसमें? डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, यदि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने के लिए
ब्याज की दरों को कम करता है, ब्याज की दरों को कम कर रहा है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने के लिए ब्याज की दरों को कम करता है तो इस प्रकार की मौद्रिक नीति को कहते हैं। तो बेटा ब्याज की दरों को कम कर रहा है तो उसको सस्ती मौद्रिक नीति कहते हैं। कौन सी? सस्ती। ध्यान रखना, अगर दरें बढ़ाता है तो महंगी और दरें घटाता है तो सस्ती मौद्रिक नीति है, ये कहलाती है। तो उत्तर कौन सा होगा? यहाँ बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, ऐसी मौद्रिक नीति जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर समान प्रभाव डालने के उद्देश्य से बनाई जाती है। बेटा ध्यान रखना, मौद्रिक नीति में आपने दो प्रकार के उपाय पढ़े, एक मात्रात्मक पढ़े और दूसरे गुणात्मक उपाय पढ़े हैं। मात्रात्मक उपाय जितने भी हैं इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पे या सभी वर्गों पे एक समान प्रभाव है वो डालना होता है, जबकि गुणात्मक या चयनित जो उपाय होते हैं इसका संबंध है वो अर्थव्यवस्था की किसी विशिष्ट क्षेत्र विशेष से होता है। ये अलग अलग क्षेत्रों पे इनका प्रभाव अलग अलग होता है। तो ध्यान रखना, मात्रात्मक का समान प्रभाव है और गुणात्मक का सभी क्षेत्रों पे अलग अलग प्रभाव होता है। तो समान प्रभाव डालने के लिए कौन सी नीति? तो मात्रात्मक मौद्रिक नीति वो समान प्रभाव डालने के लिए की जाती है। सभी क्षेत्रों पे सभी वर्गों पे समान प्रभाव जो होता है वो मात्रात्मक का होता है और असमान जो प्रभाव होता है वो गुणात्मक का होता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23, बैंक दर में वृद्धि का प्रभाव कम या शून्य कब हो जाएगा? बेटा जी ध्यान रखना, बैंक दर बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब सब बढ़ना चाहिए। बैंक दर बढ़ा रहे हो तो आरआर भी बढ़े, ट्रिपल आर भी बढ़े, सीआरआर भी बढ़े, एसएलआर भी बढ़े और प्रतिभूतियों का विक्रय हो, ये साथ साथ होते हैं। आप कह रहे हो कि अगर बैंक दर को बढ़ाया है तो इसका प्रभाव कम या शून्य हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब रेपो रेट घटती है, ध्यान रखना या तो ये सारे एक साथ बढ़ेंगे या सारे एक साथ घटेंगे। अगर आपने बैंक दर को तो बढ़ा दिया और रेपो रेट को घटा दिया तो अब इसका प्रभाव है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसका प्रभाव कम हो जाता है या कह दो इसका प्रभाव शून्य हो जाता है, क्योंकि या तो ये सारे एक साथ सीआरआर, एसएलआर, बीआर, आरआर और ट्रिपल आर या तो एक साथ बढ़ेंगे या एक साथ क्या करेंगे? घटेंगे। इनमें से अगर एक को बढ़ा दिया गया और एक को घटा दिया गया तो उसका प्रभाव है वो बेटा जी क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24, यदि भारतीय रिजर्व बैंक तरल वैधानिक कोषानुपात को कम करता है, यानी तरल एसएलआर को कम कर रहा है, एसएलआर को कम कर रहा है, तो बैंकों के साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बेटा आपको पता है कि बैंकों का साख सृजन ये नकद कोष प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। बैंकों का साख सृजन नकद कोष प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। नकद कोष प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी साख का सृजन उतना ही कम होता है, और नकद कोष प्रवृत्ति जितनी कम होगी साख का सृजन उतना ही ज़्यादा होता है। तो बेटा जी ये कह रहा है कि अगर एसएलआर को क्या कर दिया? कम कर दिया। एसएलआर को कम कर दिया तो साख का सृजन क्या करेगा? बढ़ेगा। तो साख सृजन बढ़ता है। साख का सृजन क्या करेगा? साख का सृजन बढ़ जाता है। उत्तर कौन सा आ जाएगा इसमें? ए आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25, भारत में वैधानिक तरल कोषानुपात की न्यूनतम सीमा कब से हटा दिया गया है? बेटाओ ध्यान रखना, सीआरआर की न्यूनतम सीमा आपको पता है कि कम से कम तो कितनी हो सकता है? 3 और अधिक से अधिक कितना हो सकता है? 15। ये सीआरआर की न्यूनतम और अधिकतम सीमा है। इसी प्रकार से एसएलआर हैं, इसकी भी 2007 से पहले सीमाएं हुआ करती थी। न्यूनतम सीमा तो 25 और अधिकतम सीमा 40, ये 2007 से पहले थी, पर 2007 में इस न्यूनतम सीमा है इसको हटा दिया गया। अब एसएलआर कम से कम तो कितना हो सकता है? 0 और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 40। और ये सीमा कब हटाई गई है? ये सीमा 2007 में हटाई गई है। तो बेटा इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा वो कौन सा आएगा? सी आएगा। तो देखिए ये हमने मौद्रिक नीति से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं
इनकी बेटा जी अपन ने बातें की है। इसी प्रकार से अगली क्लास में राजकोषीय नीति से जुड़ी हुई बातें हैं, उनके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।